23 मार्च 2026 है। हर एक युवा को पता है कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद हुए 95 साल पूरे हो गए। 1931 में उनकी आज ही के दिन शाम के टाइम पर उनको फांसी दी गई थी। भगत सिंह बेटा एक सिर्फ नाम भर नहीं है, और जब हम भगत सिंह का जिक्र करते हैं तो सिर्फ दिमाग में एक ये इमेज ना आए। भगत सिंह एक विचार हैं। जितने लोग पुराने इंडियन हिस्ट्री में शहीद हुए, जिनको हम याद करते हैं, कोई विशेष दिन मनाते हैं, वो वास्तव में कोई इंसान भर नहीं थे, क्योंकि इंसान तो आते हैं और चले जाते हैं। आज तक इस भारत की भूमि पर न जाने कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने लोग चले गए, लेकिन हर एक को तो याद नहीं किया जाता। याद उनको किया जाता है, उनके लिए हम कोई दिवस मनाते हैं जो कुछ अलग हटके करके गए। और इंसान हटके क्या कर सकता है? तो विचार दे सकता है, क्योंकि विचार हमेशा जिंदा रहते हैं इंसान के चले जाने के बाद भी। आज हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि ये युवा थे, और युवा हमेशा से समाज को एक ऊर्जा, एक ताकत का आभास कराता रहा। तो भगत सिंह को कम से कम 2 दिन तो जरूर याद कर लेना चाहिए। एक 27 सितंबर को, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बर्थ डेट 28 सितंबर थी। ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। कुछ 27 मानते हैं, कुछ 28, लेकिन सितंबर में उनका जन्म हुआ था 1907 में। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे थे। हाँ, खुशकिस्मत थे कि बैकग्राउंड ठीक ठाक था। जैसे मैंने जितना हिस्ट्री को पढ़ा, समझा है, जो मैंने फील किया, जिन लोगों ने बहुत बहुत पढ़ाई की ना उस जमाने में, आज पढ़ना गरीबी का मोहताज नहीं है। आज कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि साधन बहुत हल्के और सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन जिस जमाने की, जिस दौर की बातें मैं कर रही हूँ, उस टाइम पढ़ने के लिए बैकग्राउंड का होना थोड़ा जरूरी था, क्योंकि उस टाइम पर खेती ही मेन काम था। और खेती से समय तब बचता था जब आपके पास थोड़ा सा काम करने वाले या तो लोग ज्यादा हों, या आप पिताजी इतने पावरफुल हों कि उनके नीचे कुछ मजदूर काम करते हों। तो भगत सिंह इस मामले में खुशकिस्मत साबित हुए कि उनका जन्म एक अच्छे खाते पीते परिवार में हुआ। आज भगत सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप जा सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, विकीपीडिया, दुनिया भर की वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी बेटा, जैसे 2 दिन खास हैं जिस दिन इनको जरूर से भी जरूर याद किया जाना चाहिए। और अपनी लाइफ में हम किसी ना किसी को तो रोल मॉडल मानते ही हैं, हर चीज में ना सही, लेकिन कुछ चीजों में कुछ ऐसी मॉरल वैल्यूज हैं जिनमें भगत सिंह को हमेशा याद रखना चाहिए। आप सब भगत सिंह की इस फोटो से परिचित हैं, और भगत सिंह का ये अपना खुद का फेवरेट फोटो था। जैसे होता है ना, कोई फोटो आपको खुद को लगता है यार मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ या मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, तो इनको अपना ये फोटो पसंद था। और इनकी इच्छा थी कि जब भी इनको कभी इनका जिक्र आए तो इस फोटो के साथ आए, क्योंकि इसमें ये देखने में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उस जमाने में इस तरह के फोटो बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल थे। 1929 में जब इनको पकड़ा गया था ना असेंबली में बम फेंकने वाले केस में, तो उससे ठीक पहले ये फोटो क्लिक कराया गया था। और भगत सिंह जानते थे कि अब मैं लंबे समय तक बंद रहूंगा और केस वेस चलेंगे, तो उन्होंने अपनी ये सलाह दी थी कि मेरी जहां भी बात आए, मेरा जहां भी जिक्र आए, तो कोशिश करना जनता के बीच में मेरी ये पिक्चर जाए। ये किस लिए और कोई क्यों नहीं, क्योंकि ये एक संदेश देती थी कि बहुत अच्छे घरों के लड़के भी फांसी पर झूल सकते हैं इस धरा के लिए, इस जमीन के लिए, मातृभूमि के लिए। ये इसके पीछे का लॉजिक था। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देती हूँ जो हर एक को पता भी होंगी, नहीं पता तो आज जान लो, क्योंकि तुम सब जिस एज ग्रुप में हो, इसी एज ग्रुप में भगत सिंह बहुत कुछ जानते थे। और हम तो उनकी आज अगर कंपैरिजन करें तो हम तो बहुत ही थोड़ा पढ़े हुए हैं। कहते हैं इन्होंने 19-20 साल तक 250 किताबें पढ़ ली थी। उस जमाने में 250 किताब बेटा, नॉर्मल आदमी ना एक किताब भी नहीं पढ़ पाता था, तब इन्होंने 250 किताबें पढ़ ली। और जब जेल में रहे हैं ना 1929 से 1931 तक, जिस दिन तक शहादत हुई तब तक जेल में ही तो थे। उन 2 सालों के अंदर इन्होंने अगली 50-60 किताबें पढ़ ली थी। मतलब कुल बताते हैं कि कई 100 किताबें पढ़ा हुआ लड़का था, इतना नौजवान युवा, तभी तो ज्ञान का भंडार था इनके पास। तो यहाँ बताया गया कि इनका जन्म 28 को हुआ। मैंने आपको शुरू में बताया कि 2 दिन इनका बर्थडे मना लेते हैं। कुछ संगठन कहते हैं ये 27 सितंबर को जन्मे, कुछ कहते हैं 28 सितंबर। इससे क्या ही फर्क पड़ता है। उम्र इनकी जो थी 1907 के हिसाब से देखें, एक दिन आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। 23 साल के ही थे जब फांसी पर ये झूल गए थे। और इनका जो गांव है वो आप जानते हो पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है।
आज भी उस घर की बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होंगी फेसबुक पर और इन सब पर लोग अपलोड कर देते हैं। ये बेटा इनका घर है जहां ये जन्मे थे। इनका ओरिजिनल घर इस तरीके का था। अब तो आप देखो पीछे इसमें दिख रहा हो तो ये बड़ी सी ये कोठी टाइप बन गई है, लेकिन एक होता है ना भाई मेरा पुश्तैनी घर जहां जन्म हुआ, तो यहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ था इस घर में। ये उनकी ओरिजिनल पिक्चर्स हैं उस जमाने के घर की। इसके बाद भगत सिंह के ये 4 पिक्चर्स हैं जो आप में से कई लोगों ने देखी होंगी। ये तो 1929 में इन्होंने खिंचवाई थी कि मेरी जितनी भी मेरी खबरें आएंगी उसमें मेरी ये वाली पिक्चर भेजना ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। ये आपको दिख रही है जो एक चारपाई पर टूटी फूटी सी चारपाई है। एक्चुअल में ये पिक्चर बड़ी है, आगे एक स्लाइड पर आएगी। इसमें 2 लोग आपको बैठे दिखेंगे। एक तो ये नौजवान युवा भगत सिंह 20 साल की उम्र के हैं, तुम लोगों की उम्र के, और इनके ठीक सामने आपको जब अगली पिक्चर दिखाऊंगी पूरी जो बड़ी पिक्चर है उसमें एक वृद्ध एक बुजुर्ग से आदमी दिखेंगे। आपको देख के लगेगा कि इसके पिताजी या चाचा वगैरह होंगे, लेकिन बेटा वो उस जमाने के बहुत बड़े अफसर हैं। ये भगत सिंह का पहला ऐसा अनुभव था जब ये जेल में गए थे। और जब ये जेल में गए थे ना, जैसे जेल में बंद रहे, तो कारण क्या था, दशहरे के किसी ग्राउंड में बम विस्फोट हुआ था पंजाब की बेल्ट में, और किसी को नहीं पता वो किसने किया। सिर्फ शक के बिना पर इनको पकड़ लिया था, कोई सबूत नहीं मिला। बाद में 1-2 हफ्ते बाद ये छोड़ भी दिए गए, लेकिन 1-2 हफ्ते तक जब जेल में रखे गए तो वो अफसर जो खुद भी पंजाब का है, सिख है, वो इनको समझा रहे हैं। यहाँ सामने देखो फेस उनकी तरफ है, अभी वो पिक्चर आएगी, चारपाई पर बैठे हुए, और वो इसको कह रहे थे कि तू कितना काबिल लड़का है, कितना तू नौजवान युवा, तेरे लिए कितना बढ़िया भविष्य है, कहीं बड़ा अफसर बन जा। तब इन्होंने वो बात कही कि भाई मैं चलो बड़ा अफसर बनूं ना बनूं, लेकिन आपने जो मुझे पकड़ा हुआ है तो मैंने कुछ किया नहीं है। और वो कांड किसने किया किसने नहीं किया ये किसी को नहीं पता। अब ऐसा हो भी सकता है कि भगत सिंह के यार दोस्त उसमें रहे हों या ना रहे हों। भगत सिंह ने कभी खुद नहीं कबूला कि मैं उस बम कांड में शामिल था, लेकिन ये पहली गिरफ्तारी है। जब ये चारपाई पर कई जगह आपने देखा होगा, और यहाँ भी इसमें विजिबल नहीं है, हाथ और पैरों में ना बेड़ियां हैं लोहे की, वो जो जंजीर थी जिसमें जानवरों को नहीं बांध देते थे, ऐसे जैसे कोई बहुत खूंखार अपराधी हो। अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ था, नहीं कभी पता चला कि वो किसने किया किसने नहीं, सिर्फ इन पे शक था, और शक की बिना पर ऐसे पकड़ के हाथ पैर बांध दिए थे जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। तो ये भी उनकी फेमस तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं 17 साल के, 12वीं क्लास जैसे बच्चा करता है, बिल्कुल युवा बच्चा उस उम्र के हैं, और ये इनके बचपन की फोटो है। तुम कपड़ों से अंदाजा लगा सकते हो उस जमाने में अगर किसी के पास ऐसे कपड़े थे तो इसका मतलब इनका बैकग्राउंड वेल ऑफ था। ये खाते पीते अच्छे घर के नौजवान युवा थे और बहुत अच्छा भविष्य अपना बना सकते थे, कहीं बहुत अमीरी में जीवन बीतता, लेकिन इन्होंने उस सब चीजों को एक साइड करके देश की क्रांति का रास्ता अपनाया, जिसपे सबको पता था कि मरना निश्चित है। उस चीज से ये घबराए नहीं, डरे नहीं। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की एक पिक्चर है। जलियांवाला आप सबने पढ़ा हुआ है। 1919 में 13 अप्रैल, इसी टाइम की तो बातें हैं, और 20 दिन बाद की। आप सब जानते हो गेहूं पकने का टाइम होता है, और पंजाब क्योंकि बड़ी बेल्ट थी, गेहूं की प्रसिद्ध बेल्ट थी ये, यहाँ जब गेहूं कटता है तो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं कि भाई फसल पक के हमारे घर पहुंच गई, एक तरह से भगवान का शुक्रिया। और किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके खेत में लगी फसल ही होती है, तो जब फसल अपने घर भर जाती थी तो लोग खुशी मनाते थे। अब आज खुशी का मतलब पार्टी है, आउटिंग है, लेकिन तब खुशी का मतलब था अपने परिवार के साथ किसी मेले में घूम आना। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में पास में बहुत बड़ा खुला मैदान था। ये बाग भी आपको दिखेगा खुला हुआ ही था। ये एक आदमी ने उस टाइम पर एक प्रॉपर्टी ले ली थी। उस टाइम तो बेटा खुली जमीनें थी। जल्ली नाम का एक आदमी था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में जो है यहीं कहीं पास में एक मेला भरता था, तो नॉर्मल सब परिवार वाले अपने परिवार के लोगों को लेके सब लोग पहुंचे हुए थे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चलती थी, तो काफी काफी दूर गांवों से बैलगाड़ियों में पूरा पूरा परिवार, माँ बाप भाई, 4-5 भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे बहनें, पूरा भरा पूरा परिवार उस जमाने में ऐसे ट्रेवल करके मेलों में जाया करते थे, और वही आउटिंग का साधन था। तो ऐसे ढेरों परिवार यहाँ आए हुए थे। और क्योंकि दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है, अप्रैल में ऐसा होता है ना कि असहनीय सी गर्मी होती है, अब ये अपने घरों से सुबह के टाइम आ गए, सुबह अपनी गाय भैंसों का काम करके कि भाई चलो शाम तक वापस आ जाएंगे। जिस टाइम किसान का काम होता है या तो सुबह का होता है या शाम का होता है, बीच में दोपहर में किसान फ्री होता है परिवार, तो सारे परिवार यहाँ आ गए। और 13 अप्रैल को गर्मी का दिन रहा होगा,
तो जब दोपहर बढ़ी तो मेले में कैसे घूमते, तो मेले में से 1-2 बजे के बाद ये सारे परिवार यहाँ जो ये बाग था जिसमें बहुत घने पेड़ थे, यहाँ आके आराम करने लगे। और जब वो यहाँ बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, आप सबको पता है हिस्ट्री की वो कहानी जिसमें यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी लड़के इकट्ठे हुए। उनका कोई टारगेट नहीं था इन लोगों को अपनी तरफ बुलाना, वो इस टारगेट से बिल्कुल नहीं आए थे कि भीड़ हमारी बात सुनेगी। पर इंडिया में एक बेसिक सा नेचर है हम सबका कि अगर कहीं 10 लोग खड़े होते हैं तो हम 11वें जाके बन जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी आदत है। तो यहाँ वो 8-10 लड़के इकट्ठे हुए थे क्योंकि उनको प्लानिंग करनी थी, एक बड़ा स्टेप लेना था। उस जमाने में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी जिनके खिलाफ सरकार ने कुछ गलत स्टेप लिए थे। हमारे 2 बहुत काबिल लड़के, एक हिंदू और एक मुस्लिम, शायद आप लोगों को मैंने नाम भी बताए हों, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 यंग नौजवान युवा पकड़ लिए थे और पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब कर दिए, किस जेल में हैं। तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने की प्लानिंग थी कि भाई कैसे क्या करेंगे, हम आगे क्या स्टेप लेंगे। और वहां वो खड़े होकर 10-20 लड़के बातचीत कर रहे थे। यहाँ जो लोग आराम कर रहे थे इनमें से कुछ लोग जाके वहां सुनने लग गए, तो भीड़ बढ़ती चली गई, फिर कुछ और आ गए सुनने। ऐसे करते 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 वो बड़ा हुजूम बन गया। अब जाके किसी ने ये चुगलखोरी कर दी कि पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ कुछ नए युवा लड़के बहुत बड़ी भीड़ को इकट्ठा करके और उनको गलत शिक्षा दे रहे हैं। वहां से जनरल डायर, आप जानते हैं जनरल डायर भी 2 हैं, एक माइकल डायर और एक जनरल डायर। माइकल डायर इस पूरे एरिया का, पूरे पंजाब का, तब का पंजाब मतलब लाहौर वाला बेल्ट भी पंजाब थी, हमारा हरियाणा भी पंजाब था, दिल्ली का हिस्सा भी पंजाब की बेल्ट में था और ये हिमाचल भी पंजाब था। उस जमाने में तो पंजाब बहुत बड़ा था। यहाँ पे उसने अपना एक तरह से ये लागू कर दिया कि भाई मार्शल एक्ट लागू करते हैं, यानी बिना परमिशन के आप बाहर नहीं निकलेंगे, सेना का कानून। अब ये बेचारे गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी से निपट के आए थे खुशी मनाने, ये क्या जाने क्या होता है मार्शल एक्ट। ये यहाँ इकट्ठे थे और बिना किसी पहले बातचीत के सीधे जनरल डायर यहाँ पहुंचा। और आप सबने वो मूवीज में देखा होगा कि उन लोगों को कहा कि 3 मिनट का टाइम है, जिसको जहां भागना है भाग जाओ, 3 मिनट बाद हम गोली चला देंगे। अब कोई इंसान जो अपने परिवार को लेकर आया, उसकी माँ भी आई है, उसकी पत्नी भी है, भाई के बच्चे भी हैं, पूरा घर परिवार, 3 मिनट में इंस्टेंट कोई कह रहा है कि भाग जाओ, सारे परिवार को लेकर एकदम से कैसे भागा जाएगा। तो जब तक उनका दिमाग कुछ सोच पाता, कुछ एक्शन लेता, उससे पहले उन्होंने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। और आपने देखा होगा कितनी अंधाधुंध गोलियां थी चारों दिशाओं में, और इतना बुरे तरीके से, जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता, किसी इंसान को जानवर को मारने में भी 10 बार सोचना पड़ता है, यहाँ आदमी मार दिए गए। कहते हैं जो सबसे छोटी उम्र का बच्चा था ना, वो 6 हफ्ते का बच्चा, 1.5 महीने का, 1.5 महीने का बच्चा ना ऐसे पकड़ना पड़ता है गोद में, वो वैसे नहीं आ सकता कि आपने गोद में बैठा लिया, यानी हाथों में जो बच्चा था उसको भी नहीं छोड़ा। और बड़ी उम्र के तो कहने ही क्या, बुजुर्ग कितने लोग मरे, जवान कितने परिवार के परिवार खत्म हो गए। इस घटना के टाइम पे 1919 में भगत सिंह सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था। 12 साल का बच्चा बेटा, 7वीं क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास में आज बच्चों को समझ नहीं होती। 12 साल के उस बच्चे ने जब सुना कि जलियांवाला में ऐसा हो गया, उनके घर से जलियांवाला बाग कहते हैं 40-45 किलोमीटर दूर था। वो स्कूल जा रहे थे तो पता चला जलियांवाला में ऐसा हो गया, तो स्कूल नहीं गए, पैदल पैदल जलियांवाला की तरफ चल पड़े, एक 12 साल का बच्चा। और वहां जाके जब उन्होंने देखा तो वो मिट्टी बेटा गीली थी, क्योंकि इतना खून बहा, इतना खून बहा कि मिट्टी में वो खून मिल मिल के दलदल टाइप हो गई। तो उनके पास एक छोटी बॉटल थी, पानी वानी की बॉटल होगी, वो मिट्टी उठा के उन्होंने उस बॉटल में भरी और उस मिट्टी को उन्होंने सहेज के रखा कि मैं भूल ना जाऊं कि मेरे देश के लोगों ने क्या कुछ गवाया और किस लिए, उनकी कोई गलती भी नहीं थी। तो इस एक घटना का उस 12 साल के बच्चे के दिमाग पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। जब हम टीन एज में होते हैं ना, 12-13 वाली में, जिसको हम कहते हैं टीन एज की स्टार्टिंग है, उस टाइम की घटनाएं हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालती हैं। ये पहली बड़ी घटना थी जिससे भगत सिंह के मन पे बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसके बाद ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें देखो, मैंने अभी पीछे बताया था कि एक आदमी उनसे बात कर रहा है। ये आदमी तुम्हें देखने में लगेगा कि कोई नॉर्मल आदमी, ये नॉर्मल आदमी नहीं है बेटा, ये बहुत बड़े रैंक का अधिकारी है। और ये समझा रहे हैं इनको कि तू युवा है, जवान है, क्यों अपनी किस्मत खराब कर रहा है, तेरा जो है ना भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है और तेरे जैसे लड़के ब्रिटिश राज को चाहिए। लेकिन इन्होंने इनकी बात नहीं मानी, जबकि देखो दोनों सरदार जी, दोनों सिख कम्युनिटी के हैं। ये पहली गिरफ्तारी है, ये मैंने बताई दिया फेमस फोटो। ये बेटा एक कॉलेज में जब ये थे, कॉलेज मैंने आपको कई बार जिक्र किया, ओल्ड जनरल में नेशनल कॉलेज था, बड़ा कॉलेज था लाहौर में, बाद में बंद हो गया।
पैसे की किल्लत आई, पैसे की किल्लत के चलते ये बंद करना पड़ा। लेकिन इस कॉलेज ने इस समाज को ऐसे प्रोडक्ट दिए, ऐसे बच्चे दिए तैयार करके, जिनकी कहानी आज भी हमारे मनों में जिंदा है। ये आपको पूरा ग्रुप जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखो ये एरो लगी हुई है, जो ये सरदार जी हैं सिख, ये हैं भगत सिंह। और ये उस टाइम पे ये नहीं था कि ये भगत सिंह बनेंगे, उस टाइम तो सारा ग्रुप बराबर ही था। ये उस टाइम पर वहां पर ड्रामा का ग्रुप था। इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या थी, ये किसी एक स्ट्रीम को नहीं पढ़ाता था। 99% कॉलेज क्या होते हैं, कोई साइंस में अच्छा तो बस साइंस ही पढ़ाया जा रहा है, कोई आर्ट्स में अच्छा तो आर्ट्स पढ़ाया जा रहा है। इस कॉलेज की खास बात थी कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे को भी यहाँ ड्रामा सीखना पड़ता था, कि ड्रामा में एक्टिंग कैसे करते हैं। उसको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती थी। जैसे किसी भी इंसान का ना दिमाग खुलता है जब वो मैथ्स पढ़ता है और साइंस पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है। लेकिन इंसान को इंसान बनाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स जो ह्यूमैनिटीज में पढ़ाए जाते हैं, जो आर्ट्स का विषय है। जैसे देश समाज की जो समझ है ना, वो मैथ्स नहीं दे सकता, ना वो रीजनिंग दे सकती। समाज सोसाइटी कैसे डेवलप हुए, दुनिया कैसे आगे बढ़ी, सोचने का दायरा कैसे विकसित हुआ, ये सब समझ पैदा करती है हिस्ट्री। और इसीलिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोग समाज की अच्छी समझ रख पाते हैं। तो ये जो ग्रुप था ना, ये उस टाइम पे पढ़ तो रहे थे मैथ साइंस टाइप की चीजें, लेकिन उस जमाने में ये ड्रामा मतलब एक्टिंग में भी, और एक्ट क्या करते थे, पुरानी हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ये एक्ट किया करते थे। तो ये बेटा इनका पूरा ग्रुप था, नौजवान युवा है, जिसमें से एक ये लड़का भगत सिंह है। ये भगत सिंह का पीछे फोटो था ही, ये मैंने बता दिया आपको, जो 1929 में असेंबली में जब बम गिराने गए, उससे ठीक पहले क्लिक कराया था कि जब कल को भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, पता था मेरा ये वाला फोटो चले हर अखबार में, ताकि लोगों के दिमाग में मेरी ये वाली इमेज बन जाए कि अच्छे पढ़े लिखे घर के लड़के भी क्रांति का रास्ता चुन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद ये जो पूरा ग्रुप देख रहे हो, तुम सबको कभी कभी सुनने में आता होगा HSRA, HRA। HSRA और HRA क्या है, दो संगठन हैं। इस देश में ना सबसे बड़ा संगठन था कांग्रेस। कांग्रेस के पास बहुत पैसा था। कांग्रेस में बेटा जी जान लगा के पैसा लगाया था उस जमाने के धन्ना सेठ लालाओं ने। उस टाइम जो अमीर होता था ना, उसको लाला कहा करते थे। पंजाब की बेल्ट में ढेर लाला थे। पंजाब को आज वाला पंजाब मत समझो, ये पूरा एरिया था। जो जो अमीर था ना, उसको लाला जी कहा करते थे। और लाला जी आज भी बहुत लोग दान देते हैं, मंदिरों में करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का दान पड़ा हुआ है। न जाने कितनी सोने की ईंट, कितनी चांदी की ईंट, क्या क्या चढ़ाते हैं लोग। तो उस जमाने के जो धन्ना सेठ थे ना, वो कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया करते थे। कांग्रेस ने कभी गरीबी वाला दिक्कत नहीं देखी, लेकिन जो नया संगठन बनता था उसको दिक्कत आती थी, खासकर तब जब वो नौजवान युवाओं ने बनाया हो। 1924 में एक संगठन बनाया गया, नाम रखा गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसमें भगत सिंह नहीं थे, लेकिन उस टाइम के यंग युवा नौजवान जो लड़के थे वो थे। 1924 में संगठन बना तो सबके मन में था देश के लिए कुछ करना है, पर कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। आज भी रियलिटी है, आप हो सकता है आपके मन में देश के लिए बड़ी अच्छी भावनाएं हो, लेकिन उन भावनाओं को सामने लाने के लिए या देश के लिए कुछ भी करने के लिए पैसा बेसिक नीड है। तुम अगर अपनी बात भी किसी तक पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए साधन चाहिए। आज जैसे आप कोई YouTube पे भी वीडियो डालना चाहते हैं तो आपको फोन तो चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता बेटा। उस टाइम पर HRA के पास पैसा नहीं था, और आपको पता होगा इन्होंने एक ट्रेन लूट ली थी, कोशिश की थी, काकोरी कांड जिसे अंग्रेज कहते हैं, काकोरी कांड। उसमें यंग नौजवान लड़कों ने, उस ट्रेन में हमारे इंडिया का खजाना जाता था, अंग्रेज कहते थे हमारा है क्योंकि उनका राज चल रहा था। उस ट्रेन को इन्होंने, काकोरी स्टेशन पड़ता है यूपी में, जैसे ही ट्रेन उस काकोरी स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ी, जंगल आए, इन्होंने ट्रेन की चेन खींची, ट्रेन रुकी, और उसमें जो एक दो आदमी मेन थे उनको मार के, ये उसमें बक्से थे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े भारी भारी संदूक टाइप के, उनको उठा उठा के जवान लड़के थे, कूद गए नीचे और जंगलों में भाग गए। उनके ताले तोड़े, उसमें जो पोटलियों में बंधा था सामान लेके भाग गए। बाद में वो संगठन सारे का सारा पकड़ा गया, एक एक आदमी पकड़ा गया, सिर्फ एक यंग लड़का बचा था, चंद्रशेखर आजाद। और वो मैंने शायद कभी सुनाया हो कि कैसे पूरा रूप बदल के एक ब्राह्मण के रूप में एक गांव में एक नदी के किनारे मंदिर में रहने लग गए, और बिल्कुल लोगों को लगा कि कोई वैसे ही ब्राह्मण है।
तो इस तरीके से बच गए। बाकी सबको या तो फांसी हुई, बहुत तेज दिमाग लड़कों को जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे और शायद गांधी नेहरू से ज्यादा बेहतर कर पाते, लेकिन उन सबको या तो फांसी हो गई या काले पानी की सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया। उस ग्रुप में से सिर्फ एक आजाद बचे थे, बाकी सबको उस टाइम पर। ये ग्रुप बेटा बाद में बना था जिसमें भगत सिंह जैसे लड़के भी बाद में शामिल हुए। HSRA जिसको आप कहते हैं ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन सबको बाय नेम आप जानते हैं। ये भगत सिंह आप जानते ही हैं, सुखदेव, ये 3 लड़के तो फेमस हैं ही आज के दिन जिनको फांसी पर लटकाया गया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। तो ये भगत सिंह, ये सुखदेव, ये है राजगुरु, शिवराम हरि राजगुरु। ये तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों को एक ही दिन, आज ही के दिन शाम के टाइम फांसी पर लटका दिया था। चंद्रशेखर आजाद, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आजाद ने एक प्रण लिया था कि अंग्रेजों के पास वो गोली नहीं है जो मुझे मार सके। और मैंने आपको वो कहानी सुनाई होगी अल्फ्रेड पार्क में। इन तीनों की शहादत से पहले फरवरी के महीने में अपने आप को शूट कर लिया था चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुखी होकर मर गए थे, नहीं, उन्होंने शहादत दी थी, कारण वो घिर गए थे। अब ये आज तक नहीं पता कि किस घटिया नीच चुगलखोर आदमी ने अंग्रेजों को ये मुखबिरी की थी कि ये कहां पर हैं। ये उस टाइम पंडित नेहरू का बहुत बड़ा घर था इलाहाबाद में, उनके घर गए थे और इन्होंने कहा था कि भाई आपकी चलती है और अगर आप कोशिश करोगे तो ये 3 लड़के बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनको बचा लो, इनको आजीवन कारावास दे दो, काला पानी भेज दो, पर फांसी मत होने दो। पंडित नेहरू के घर से जब ये निकले, निकलते ही थोड़ी दूरी पर ही पड़ता है अल्फ्रेड पार्क। उस पार्क में ये थे, इनके साथ एक और लड़का था HSRA का। HSRA बेटा बिल्कुल खत्म हो गई। अब तुम इस चीज को एक बार सोच के देखो, आजाद की मनोस्थिति क्या रही होगी। आजाद ने पहले HRA बनाई जिसके सारे यंग लड़के फांसी पर लटका दिए 1925 में काकोरी कांड में। इसके साथ का एक भी लड़का नहीं बचा। जैसे एक एज होती है ना, उसमें दोस्ती बहुत मैटर करती है। जब सारे दोस्त या तो काला पानी में सजा भुगत रहे हैं, जिन तक पहुंचना नामुमकिन है सेलुलर जेल, या फिर वो फांसी पर लटका दिए। कोशिश करके 4 साल बाद फिर एक संगठन खड़ा किया, लेकिन उसके भी सबसे काबिल लोग अब फांसी पर लटकेंगे। तो इस लड़के के मन में क्या आता हुआ कि भाई मैं क्या करूं, अकेला तो मैं कुछ कर नहीं सकता। 2 बार इस तरह से संगठन का टूटना बहुत टफ रहा होगा। और उस मनोदशा को फील करें तो कितना मजबूर होके ये नेहरू के पास गए होंगे। नेहरू से इनकी कभी नहीं निभी, इनको नेहरू की बातें कभी पसंद नहीं आई थी। नेहरू गांधी की विचारधारा से ये बिल्कुल अलग सोच के लड़के थे। कितना मजबूर होके, बिल्कुल सब कुछ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एक साइड में रख के तब ये नेहरू के पास गए होंगे और उनके सामने हाथ जोड़े होंगे कि कुछ भी करके इन लड़कों को बचवा लो। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जब ये बाहर आए, किसी ने बता दिया कि ये वहां पर है उस पार्क में। वहां पुलिस आ गई, चारों तरफ से पार्क को घेर लिया और फिर इन्होंने जैसे तैसे उस यंग लड़के को, जिसको ये कॉमरेड कहा करते थे, जो भी इनके संगठन में उनको बेटा कॉमरेड शब्द होता है कॉमन, जैसे सैनिक या सिपाही होता है, उसको निकाल दिया और खुद वहीं रह गए। और जब चारों तरफ से घिर गए, जितनी गोलियां थी सारी खत्म हो गई। तो आप सबको पता है कि ये एक गोली स्पेशल अपने लिए रखते थे हर घड़ी, कि कभी मैं अगर फंस गया, घिर गया, तो मेरी मौत का कारण अंग्रेज बिल्कुल ना बने। इन्होंने लास्ट वो गोली निकाल के अपने आप को शूट कर लिया उस पेड़ के नीचे। और बाद में जब अंग्रेजों ने देखा कि कोई हलचल नहीं है, तो जब वो गए उनके पास, उनको फील हुआ कि शायद ये मरे ना हो, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा था। और उन्होंने बाद में इनकी जो जैसे लाश थी फिर तो उसको भी हिला के और गोलियां मारी कि कहीं अगर जिंदा हो तो कोई सांस हो तो वो भी ना रहे। चंद्रशेखर आजाद की मौत से ये और टूट गए थे, क्योंकि इनको था कि चलो हम तो फांसी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन आजाद है, और आजाद है तो दोबारा से फिर से पार्टी बना लेंगे। आजाद इनसे भी पहले चले गए। जतिन दास आप सब जानते हैं, भूख हड़ताल हुई थी एक, 63 दिन तक भूख हड़ताल से जूझते हुए फाइनली इनकी डेथ हो गई थी। और किसी भी इंसान को इतना लंबा समय तक भूखा रहना पड़े, आप सबने नाम सुना है आंध्र प्रदेश में पी रामुल्ला का, जो 56 दिन बाद एक्सपायर हो गए थे, पहला स्टेट बनवाया था। बेटा जतिन दास अंग्रेजी राज में भूख हड़ताल करने वालों में से थे। इनका पूरा ग्रुप था भगत सिंह वगैरह का, उनमें से जतिन दास ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। और बात क्या थी, बराबरी के अधिकार, कि हमें भी पढ़ने के लिए किताबें दो, लिखने के लिए कलम कागज दो, और हमें भी ढंग का खाना, ढंग की रोटी दो। इसके चक्कर में भूख हड़ताल हुई थी। और उस भूख हड़ताल का पता नहीं था कितनी चल जाएगी। वहां जाके सबसे पहले जिस क्रांतिकारी की मौत हुई थी और जिसको बहुत ज्यादा एक बड़ा इशू माना गया था देश भर के लिए, वो थी जतिन दास की। जतिन दा बोला करते थे इनको, बंगाल के थे। बटुकेश्वर दत्त आपको दिखाई दे रहे होंगे,
ये बेटा वो इंसान है जिसने भुगता। एक तो होता है कि ठीक है देश के लिए शहीद हो गए, एक होता है भुगतना पड़े। बटुकेश्वर दत्त की कहानी जो है ना, वो ये दिखाती है कि आज जो मैं ये बातें कर रही हूँ ना, ये क्या पता ना होती अगर फांसी पर ना चढ़े होते भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उस फांसी ने शायद बहुत ज्यादा इज्जत पैदा कर दी बाद में, क्योंकि ये एग्जाम्पल हैं, ये इनके साथी हैं। सोचो इनकी फोटो साथ लगती है तो बराबरी के तो होंगे ना भाई, संगी साथी होंगे। इस आदमी को उस टाइम पर सेल्युलर जेल की सजा हुई थी। जब भगत सिंह को सेंट्रल जेल लाहौर में रखा गया था ना, स्टार्टिंग फांसी से थोड़ी ना थी, ना ही भगत सिंह जानते थे कि मुझे फांसी होगी, क्योंकि जिस केस में ये फंसे थे वो केस तो बेटा सिर्फ बम फेंकने का था, जिसमें कोई मरा ही नहीं था, एक सिंगल मौत नहीं हुई। ठीक है, बम फेंका, क्राइम किया, तो उसके बदले हद से हद क्या करेंगे, किसी जेल में 10-20 साल रख लेंगे और क्या करेंगे। उस टाइम पर ये भी तो थे जब बम फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए थे केंद्रीय असेंबली, जिसको तुम आज लोकसभा कहते हो ना, राज्यसभा कहते हो पुराने वाली, वहां पर। और इनको उस बम फेंकने के चक्कर में भेज दिया था काला पानी। वहां ये आजादी के बाद छूट के जब आए तो बेटा इन्होंने सोचा कि भाई देश बिल्कुल बदला मिलेगा, लेकिन देश में सब कुछ गड़बड़ थी। जैसा भगत सिंह कहा करते थे कि अगर जैसी सोच गांधी की है इस हिसाब से अगर देश आजाद होगा तो फिर देश आजाद नहीं होगा, बस राजपाट गोरों के हाथ से कालों के हाथ में आ जाएगा, सेम शोषण होता रहेगा। और उसका लाइव एग्जाम्पल ये थे। 1960s तक शायद ये हमारे बीच में थे, मेरे ख्याल या तो 56 या 65 तक, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद, इनकी डेथ हुई है बेटा आजादी के कितने साल बाद। और ये बटुकेश्वर दत्त जिसकी सोच भगत सिंह के जैसी थी, उस आदमी ने मजबूर होके इस देश की सिगरेट बनाने वाली कंपनी के लिए काम किया, एक फैक्ट्री में काम किया जहां जवानों को बिगाड़ने के लिए, गलत रास्ते पे चलाने के लिए बीड़ी सिगरेट बनाते थे। इस आदमी की कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई होगी, कितना मजबूर हुआ होगा रोटी कमाने के लिए, कि जो इंसान देश को क्रांति के मार्ग पे चलाना चाहता था उसको सिगरेट बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। कहते हैं चाय पकौड़े तक बेचने पड़े, कुछ नहीं मिला। जब आजादी के बाद नौकरियां ना पहले बंटती थी बेटा, जो थोड़े से भी काबिल थे उनको मिल जाती थी, तो कहते हैं एक बार नौकरियां निकली, कुछ टेंडर वगैरह निकले, तो कहा गया कि जिस जिसके पास कोई सबूत हो, जिसने देश की आजादी के लिए कुछ भी किया हो, कांग्रेस में बड़ा आदमी रहा हो, उनको ये टेंडर मिल जाएंगे। तो इन्होंने जाके, ये भी खड़े हुए वहां, ऐसे लाइन लगी हुई थी डीसी साहब के दफ्तर में उस जमाने में। तो ये अंदर गए, डीसी ने कहा हाँ भाई कौन, तो बोले मैं बटुकेश्वर दत्त। बोले कौन बटुकेश्वर दत्त? बोले जी ऐसे ऐसे हमने केंद्रीय असेंबली में मैंने और भगत सिंह ने बम फेंका था। बोले इस बात का क्या प्रूफ है? तो इनके पास कोई उस टाइम पे थोड़ी ना आईडी कार्ड बनते थे, ये इनके पास कुछ प्रूफ था ही नहीं। अब मैं कैसे बताऊं कि भाई मैं क्या हूं? ना आधार कार्ड था, ना कोई इस तरह के उस टाइम पे ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह थे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे तो कैसे बताऊं कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूं, भाई मैं तो उसमें साथ था। उन्होंने 4-5 घटनाएं बताई। डीसी ने कहा हम नहीं मानते। सोचो आजाद भारत में इस आदमी को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने में, लाइसेंस लेने में इतनी दिक्कत आई कि इनका नाम काट दिया गया, इनको कोई कामकाज नहीं मिला। इनको टीबी की बीमारी हो गई थी जब ये बंद थे सेल्युलर जेल में, क्योंकि वहां का माहौल बहुत खराब था। टीबी इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इनकी जब डेथ हुई थी ना, खांसते 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 इनको सांस नहीं आया, इतनी खांसी, और फाइनली इनकी डेथ हो गई। लास्ट में जब इनके जीवन के अंतिम कुछ दिन थे, तब थोड़ी सी इनको मीडिया ने इंपॉर्टेंस दे दी और इनको फिर वहां जो इनका लोकल अस्पताल था वहां से एम्स ले आए थे। फिर भगत सिंह की माँ भी इनसे मिलने गई थी। पर बेटा जब आप किसी के मरने के टाइम पे उसको संभाल रहे हैं तो फिर क्या ही संभाल रहे हैं? आपने 47 से तो नहीं संभाला इनको। यानी ये भी दिखाता है कि आज जिनकी इज्जत कर रहे हो ना, इनमें से कुछ लोग जिंदा थे तब इनकी कोई इज्जत नहीं थी। आदमी को किस लेवल तक नीचे गिरना पड़ा होगा कि सोचो बीड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। ये थे हमारे बटुकेश्वर दत्त। सचिन सान्याल का नाम आप सबने सुना हुआ है, बड़े क्रांतिकारी थे। भगवती चरण वोहरा, वोहरा का भी बहुत बड़ा नाम था। और दुर्गा भाभी, इनको कहा करता था पूरा ग्रुप। ये वो लेडी है, जब भगत सिंह ने सैंडर्स को मार डाला तो भगत सिंह का पकड़े जाने का भय था। उस टाइम पे ट्रेन में जब वो अपना पूरा भेष बदल के गए थे ना, तो उनकी पत्नी के तौर पे कि भाई ये हस्बैंड वाइफ है, पढ़े लिखे घर से, तब ये उनके साथ साथ चली थी। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था, क्रांतिकारियों को बहुत बार इन्होंने हेल्प की थी। तो पूरा ग्रुप इनको एज भाभी, तभी इनका नाम पड़ा था दुर्गा भाभी, की हमारी भाभी हैं और माँ की तरह इनकी इज्जत थी इस पूरे ग्रुप में। तो ये भी क्रांतिकारियों की एक तरह से बहुत हेल्पिंग हैंड थी। ये पूरा ग्रुप था इन लड़कों का।
ये आप देख रहे हो ऊपर लिखा है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जजमेंट, यानी उस टाइम पे जो ओरिजिनल फाइल रही होगी ना जजमेंट की, जिसमें पूरी वो एक फाइल बनती है ना बेटा किस किस पे केस है, ये उसकी पिक्चर है बेटा। इन सब में ये जो देख रहे हो जितने लोग, इन सब में से एक की फोटो नहीं है, बाकी सबकी पुरानी उस जमाने में कैसी फोटो होती होंगी अब तुम खुद इमेजिन कर लो। इनमें ऊपर जो नाम देख रहे हो तीनों, ये वो तीनों जो तुम पीछे पढ़ के आए हो, बटुकेश्वर दत्त हैं ये आपके नाम इनका दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, ये भगत सिंह है ही, ये पूरा ग्रुप था इनका। तो इनके ऊपर ये केस की फाइल तैयार हुई थी जिसमें सबकी फोटो लगाई गई थी कि इन इन लोगों का कॉन्स्पिरेसी में हाथ है। ऊपर लिखा हुआ है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर षड्यंत्र जिसे कहते हैं, जिसमें सैंडर्स मारा गया था। लाहौर षड्यंत्र की ना फाइल बनी तो पहले थी लेकिन बंद हो गई थी, उसमें भगत सिंह जैसे लड़कों का नाम नहीं आया था। बाद में ना इस पूरे ग्रुप में और भी लोग शामिल थे, उस पूरे ग्रुप में से 7-8 लड़के जो थे वो लोग बेटा पुलिस की मार के सामने झुक गए और उन लोगों ने अपनी पुरानी बातें, जिसमें भगत सिंह को कल्प्रिट के रूप में दिखाया गया, उन बातों को पुलिस के सामने हामी भर ली कि हाँ हमारा ग्रुप था, हम बम बनाते थे और ये हमने किया। तुम सबको पता है उन सब लोगों को बाद में बहुत फायदा हुआ और आज के टाइम पर उनके परिवार, उनके खानदान अरबों खरबों में खेलते हैं, दुनिया भर की जमीनों के मालिक बन गए और आज देश दुनिया में विदेशों में बहुत बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं वो लोग। यूपी की बेल्ट में जमीनें दी थी उन 7-8 लोगों को जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। सोनीपत में भी 2 बड़े एरिया हैं, कभी कभी मैंने जिक्र भी किया आपको, वो एरिया किस तरीके से मिले हुए हैं। ऐसे यूपी की बेल्ट में जो ये मिल है ना, शुगर मिल, इन सब में से कुछ के मालिक आप देखेंगे, उनके बच्चे आज विदेशों में सेटल हैं, वो सब वही हैं जिन्होंने इस कॉन्स्पिरेसी में इन लोगों के खिलाफ गवाही दी थी। खुशवंत सिन्हा बहुत बड़ा नाम है, गूगल करके देखना, अभी कई 3-4 साल पहले उनकी डेथ हुई थी 99 साल की उम्र में जाके। उनके पिताजी शोभा सिंह नाम था, शोभा सिंह, उन्होंने गवाही में 7-8 लोगों में वो भी थे। आज दिल्ली के सबसे रेप्यूटेड स्कूल में एक स्कूल गिना जाता है मॉडर्न स्कूल, उसका इतिहास उठा के खोल के देखना, आप कोई भी चीज छिपी नहीं है बेटा, आप सब कुछ गूगल पे है, आप पढ़ सकते हो कि कैसे कैसे जमीनें मिली थी, कहाँ से उठ के उनके परिवार कहाँ पहुंचे, कितने उन लोगों को पुरस्कार मिले, इनके खिलाफ थी वो गवाही, जिसके बाद उन लोगों ने बहुत ऐश काटी और ये सारे या तो काला पानी या फिर फांसी या बहुत खराब सा जीवन। लेकिन एक बात है कि इज्जत इनकी है, उनके पास पैसा बेशक हो, पैसा तो दुनिया के पास होता है, लेकिन उनकी इज्जत नहीं है, इनकी आज भी रिस्पेक्ट है, आज भी इनके बारे में हम जानते हैं। ये वही ग्रुप है जो नेशनल कॉलेज का था, देखो लिखा है नेशनल कॉलेज लाहौर का ग्रुप फोटो था इनका, ये वही पिक्चर है 1927 की। ये बेटा डेथ वारंट है जो ओरिजिनल था, जिसमें लिखा गया था कि भाई इस केस में ये लोग फंसे हुए हैं, और देखो यहाँ पर सिग्नेचर जज के और जो 1-2 लोग जैसे 3-4 लोगों के होते हैं ना, और देखो ये स्टैंप लगी हुई है उस जमाने की अंग्रेजी राज की। ये बेटा डेथ का वारंट था जिसमें लिखा था 24 मार्च की डेट दी गई है इसमें कि 24 मार्च को फांसी देनी है, और पूरे देश में एक ऐसी लहर चली कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए इनके साथ देने के लिए, और बहुत सारे लोग निकल लिए घरों से 24 तारीख से पहले कि हम जेल में जाके प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा कर देंगे और सरकार को इनकी फांसी टालनी पड़ेगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि 24 तारीख से पहले ही 23 की शाम को ही, क्योंकि वो हुजूम चल पड़ा था, मुखबिरों ने बता दिया कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर और आ रहे हैं और नुकसान करेंगे बड़े लेवल का, प्रशासन का भी। तो उन लोगों ने एक दिन, एक शाम पहले ही, जबकि हिंदू धर्म में है कि शाम को तो कभी भी मरने के बाद भी हिंदू धर्म में हम अंतिम संस्कार नहीं करते, और इनके अंतिम संस्कार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहां इनकी फांसी देके, क्योंकि वो भीड़ आ गई थी, बहुत सारे लोग पहुंच गए जेल की दीवारों पे, तो जेल के बैक में जो पीछे की तरफ गेट था वहां से इनकी डेड बॉडीज को छिपा के ले गए बोरों में भर के, और उस नदी में फेंकने से पहले इनके टुकड़े करके आग लगा दी, और जो आधे जले आधे शरीर के अंग थे ना वो फेंक दिए, बहा दिए। बहुत थोड़ा सा इनके शरीर के अवशेष मिले थे, जब वो भीड़ वहां भागी तो उसने जो कुछ मिला था थोड़ा बहुत वो इकट्ठा किया, यानी शरीर का पूरा जो अंतिम संस्कार जिसे हम कहते हैं वो भी नहीं हो पाया था। बटुकेश्वर दत्त जो दिल्ली में एम्स में थे, वो खांसते थे, टीबी हो गई थी, उनसे जब पूछा गया कि अंतिम इच्छा, तो उन्होंने कहा मुझे वहीं पे मेरा अंतिम संस्कार करना जहां मेरे वो 3 दोस्त हैं, यानी उसी जगह पर। तो ये है बेटा वो डेथ वारंट, ये भगत सिंह की कहानी। और भगत सिंह की कहानी हमें ये बताती है कि आज वैसी जरूरत नहीं है कि हम वैसे मरें कि भगत सिंह की तरह हमें भी फांसी पर झूलना है, लेकिन कुछ चीजों पर आज भी काम करना चाहिए। जैसे सबसे पहला काम करो बेटा, अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ।
भगत सिंह का ये इच्छा थी कि देश ऐसा बने जो प्रोग्रेस करे, और प्रोग्रेस करने के लिए ठीक है समाज देश की बातें करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है बेटा अपनी जिंदगी को उस लेवल पे ले आओ कि तुम कुछ कर पाओ। जब तक तुम्हारे पास कोई बेस नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, और तुम्हारा बैक भी कमजोर है, तो तुम देश के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। भगत सिंह देश के लिए इसलिए कर पाए क्योंकि भगत सिंह को अपनी रोटी की चिंता नहीं थी। वो पढ़ इसीलिए पाए क्योंकि उनके पास थोड़े साधन थे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि गरीब लोग क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन आप देखना बुद्धि को विकसित करने के लिए ना आपको दिमाग से थोड़ा सा फ्री अगर आप हैं तो आप ज्यादा अच्छा सोच पाते हैं, ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। तो इसीलिए आज के इस दौर में खूब पढ़ना लिखना चाहिए। और ये पढ़ाई लिखाई जो आप सोचते हो ना इंटरनेट से हो जाती है, मेरा ये मानना है किताब वास्तव में जो सोचने के लिए मजबूर करती है ना, वो नेट अकेला कभी नहीं करता। तो अपनी किताबें जरूर पढ़ो, अच्छे लोगों की लाइफ के बारे में जानना एक जरूरत है। अपने चरित्र पे काम करो, अपने विचारों को अच्छा बनाओ, बेहतर बनाओ, और अपने अपने आप को मजबूत बना के फिर अपने समाज में जो बेहतर कर सकते हो, जिस दिशा में कर सकते हो, किसी एक की भी लाइफ को अगर बेहतर बनाने के लिए कुछ भी काम कर सकते हो। कल को तुम जब कमाने लगो, 4 लोगों की किताबों का प्रबंध कर पाओ, तो ये अपने आप में एक देश सेवा है। आज देश को वैसी सेवा नहीं चाहिए, अपने आप को नशे से बचा लो, ये भी एक देश सेवा है। क्योंकि एक एक इंसान जब काम करेगा ना, तभी ये समाज अच्छा और सुंदर बनेगा। तो आज के इस दिन हम नमन करें उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने एक अच्छा बेस बना के हमें दिया। आज हम बात कर सकते हैं आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस की।